तो ये फिर ये काफी टफ होगा। तो उससे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि स्टेबलाइजेशन और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के जुमरे में ही आता है ना सारा काम। तो उससे तो फिर ग्रोथ का जो हमारा ऑलरेडी टारगेट्स लो है, मतलब वो हमारा हुआ भी नहीं है, जो क्योंकि मैं देख रहा था कि रिवाइज हुए डाउनवर्ड। पहले कहते हाँ कि 3% से ऊपर होगा होगा गालिबन, अब वो उससे भी नहीं हो रहा। तो फिर ये एक हमजा साहब हमारे इधर ने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि प्लीज डिक्रीज कार प्राइसेस, अलाउ यूज्ड कार्स, वी आर बाइंग हाई प्राइस लो क्वालिटी कार्स, शेम ऑन लोकली मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग सब स्टैंडर्ड कार्स। और तो ये मतलब इस तरह की चीजें जो है लोग कहते हैं, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है हमारे यहाँ नहीं होता। ये हमजा साहब है, तो रिकंडीशन गाड़ियों के ऊपर हमारी जो लॉबी है, माफिया है जैसे मैं तो कहता हूँ उसको, वो तो एंटर नहीं होने देते बाकियों को, ताकि उनकी जो ओलिगोपोली बरकरार रहे। 3-4 है मैन्युफैक्चरर्स जी। खुरम। हाँ, नहीं बात तो सही है आपकी। अब तो खैर 13 हो गए हैं अच्छा, मैन्युफैक्चरर्स। 13 हो गए, चले ठीक है। हाँ, वो नई पॉलिसी आई थी 2016 में, उसके बाद मजीद और आए हैं, और अब 13 हो गए, और अब कुछ हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जा रहे हैं ये लोग। और जो इनोवेशन आ रही है वो तो न्यू प्लेयर्स लेके आ रहे हैं। मैं राइट। खुद देख रहा हूँ कि जैसे होंडा या सुजुकी या टोयोटा ने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने का अभी तक तो आई हैव नॉट हर्ड एनी एनी प्लान फ्रॉम दैट। लेकिन बिल्कुल। जो नए प्लेयर्स हैं BYD और शंगन, उन्होंने तो ऑलरेडी, BYD की तो ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। आई ऑलरेडी नो पीपल जो चला रहे हाँ। हैं BYD की इलेक्ट्रिक कार्स। शंगन की जो है वो लॉन्च फेज में है, तो ऑलरेडी अब उनकी डेमोन्स्ट्रेशन पीसेस लगाए हुए हैं शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, और आप जाके देख सकते हैं। और देयर प्राइसेस आर कंपेटिटिव। जिस प्राइस की मैं होंडा सिविक खरीदूंगा उसी प्राइस में मुझे एक इलेक्ट्रिक SUV मिल रही है फ्रॉम वन ऑफ द न्यू हम्म। प्लेयर्स। ठीक है, तो बिल्कुल। इनोवेशन जो आ रही है वो तो अब नए लोग कर रहे हैं। जो पुराने जो हमारे प्लेयर्स थे उनको समझ नहीं आ रही कि नई फील्ड में हम compete कैसे करें। कैसे करेंगे, और बिल्कुल। कुछ हद और तक यह सॉलिड ये लोग बना लेते हैं, कार्टेलाइजेशन हो जाती है इनकी। ये मिलजुल के प्राइस सेट्स कर लेते हैं और प्राइस पॉइंट्स बांट लेते हैं कि ऐसा करते हैं 60 से 70 लाख का प्राइस पॉइंट तुम्हारा हो गया, 30 से 40 लाख का इसका हो गया, 50 से 60 का उसका हो गया। सुनने में आया कि ऐसा कुछ होता रहता जी है। जी, बट कार्टेल्स, कार्टेल्स ऑपरेट ही ऐसे करती है दुनिया भर में ही, अमेरिका में भी बट कार्टेल्स आप। आप अगर इंपोर्ट्स खोल दें और कह दें यार ऐसा करो इंपोर्टेड गाड़ियों पे आप चलाना शुरू कर दो, तो यही लोग होंगे, यही अपनी टोयोटास जो है वो इंपोर्ट करके यहाँ पे बेचेंगे। ठीक है, वो ऐसे नहीं होगा कि आप कोई नई, आप डायरेक्टली जापान की टोयोटा कंपनी से जाके गाड़ियां इंपोर्ट कर सकेंगे। या तो आप यूज कार इंपोर्ट करेंगे, या यही लोग अपनी यहाँ पे असेंबल करके आपको बेचने के बजाय वो CBU यूनिट, कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट इंपोर्ट करके डायरेक्टली आपको बेच देंगे, अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे यहाँ पे। दैट विल बी द ओनली रियल इम्पैक्ट दैट lowering duties is going to have. तो let's see, I mean, उसमें रिस्क ये है कि हम ड्यूटीज और प्रोटेक्शंस कम कर दें तो रेंट सीकिंग तो कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, rather than creating an export manufacturing base, we end up becoming a trading economy instead. ठीक है, वही बस वही इंपोर्ट की बिल्कुल। चीज इंपोर्ट की बेची आगे और उसी पे चल रहे हो उस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफी जल्दी पता चल जाएगा, महीनों के अंदर अंदर देयर विल बी अ ब्लो आउट, अगर जिस प्लान को, नेशनल टैरिफ प्लान को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। बिल्कुल। तो अच्छा खुरम, एक और ये है, मेरे जहन में आ रही थी बात, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अब हमारी इकोनॉमी जो है 40 अरब डॉलर से, सॉरी 400 अरब डॉलर से ऊपर हो गई है, और दुनिया की 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी है गालिबन, अकॉर्डिंग टू जो GDP है उसके मेजर के हवाले से। और जाहिर बात है कि वो ये इंडिया पाकिस्तान का आजकल कंपैरिजन हो ना, कि इंडिया 5वीं 6ठी नंबर पर है और हम 40वें नंबर पर है। तो एक चीज जो कि उसका जिक्र होता है, वो ये होता है कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। अगर फॉर्मल की जितना ही लोग समझते हैं कि उतना ही है, उसकी फिर वो आपका क्या उसके बारे में अंदाजा है? क्योंकि मुख्तलिफ एस्टिमेट्स है, कोई कहते हैं 60% है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड, कोई कहते हैं 70% है, कोई कहते हैं 100 के बराबर है। मैंने 3-4 स्टडीज देखी हुई हैं इन द पास्ट ईयर्स। तो व्हाट इज योर असेसमेंट खुरम, बिकॉज यू डील विद दिस ऑन अ डेली बेसिस?
आई डोंट हैव माय ओन इंडिपेंडेंट असेसमेंट रजा। मैंने भी वही स्टडीज देखी हैं जो आपने देखी हैं, उनके मेथोडोलॉजी के बारे में मेरे पास कुछ सवाल हैं। आई एम नॉट कन्विंस्ड कि वो स्टडीज प्रॉपर्ली कैप्चर कर रही हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को एस्टिमेट करने के लिए। काफी हद तक जो मेथोडोलॉजीज वो यूज कर रहे हैं उनका वो इसलिए डिजाइन नहीं हुई थी फॉर दिस पर्पस, दे वर डिजाइन फॉर समथिंग एल्स, और उनको बस अडेप्ट किया जा रहा है टू ट्राई एंड एस्टिमेट द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। I'd be surprised अगर कोई 40-50% से ज्यादा हो। I'd be very surprised अगर उससे ज्यादा हो। बट इन एनी केस, जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि हम इतनी बड़ी अब इकोनॉमी हो गए हैं, तो ठीक है, आई मीन मुबारक हो। मेरा सवाल यह है कि सो व्हाट, हो गए होंगे तो मुझे इससे क्या है? और आपके भी व्यूअर्स जो भी घर पे बैठे हुए देख रहे हैं, उन वो भी यही पूछेंगे कि भाई मुझे इससे क्या है? मेरा पाकिस्तान का जीडीपी एक्स है या वाई है, मेरा मेरा क्या जाता है, राइट? आई थिंक हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है, लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ के आर यू बीइंग लेफ्ट बेटर ऑफ देन यू वर लास्ट ईयर। आपकी क्या सैलरी इंक्रीमेंट्स, आपकी जॉब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो है अपने करियर में, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने में जो आपको मुश्किल आती है, आपका जो आउटलुक है, आपकी अपनी अप्लायंसेस जो पुरानी हो गई हैं जिनको रिप्लेस करना है, आपकी गाड़ी अगर पुरानी हो गई है उसको रिप्लेस करना है, आपके हाउस होल्ड की जो कैपिटल कॉस्ट्स हैं उनको मीट करने में आपको मजीद मुश्किल आ रही है या आसानी आ रही है। दीज आर द क्वेश्चंस एंड आई थिंक यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड यू विल फाइंड, वेल, इन लार्ज, मे बी नॉट अक्रॉस द बोर्ड बट द वास्ट मेजोरिटी, यू विल फाइंड कि जितना डैमेज अभी हुआ है ना पिछली इन्फ्लेशनरी वेव के साथ, जो 2 या 3 साल वो एक आग लगी है यहाँ पाकिस्तान में 2021 से लेकर 2023 तक, जितना परचेसिंग पावर डिस्ट्रॉय किया इस आग ने, वो परचेसिंग पावर जब तक आप रीगेन नहीं करते, तो इट डजंट मैटर कि आपकी जीडीपी इतनी चली गई है या उतनी चली। The main question is how long will it take for you to get back to the level you were at in, let's say, 2018 or 2019, before राइट। this inflation destroyed it all. हाँ, ये बड़ी अहम बात हमने बात कही है, क्योंकि और यही उसी वजह से जो ये गुस्सा भी हमने देखा और ये पॉलिटिकल ट्यूमल्ट भी देखा, भी तो खैर यूनिटी आ गई है एक, चाहे वो कुछ अरसे के लिए ही है ये इंडिया की वजह से, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ये एंग्जाइटी, इकोनॉमिक एंग्जाइटी थी इन द मेन, जो हम देख रहे थे स्पिल ओवर्स का सोशल मीडिया पे और हर जगह। मगर खुरम, चलते चलते ये अब मुझे बताइए, बजट के हवाले से भी लोग पेंशन्स का भी जिक्र करें, कोई सैलरी क्लास की जो स्लैब्स है उनको कोई रिवाइज करेंगे ये, क्योंकि अभी आपने परचेजिंग पावर की भी बात की है इस बजट में। कह तो रहे हैं रजा, आई डोंट नो ये लोग करेंगे क्या, बिकॉज द बजट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। और अभी तक ये टारगेट्स पे के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पाया, या अगर टारगेट्स के ऊपर हो गया तो उन टारगेट्स को मीट कैसे करेंगे, एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर अभी इत्तेफाक नहीं हो पाया आईएमएफ के साथ, जिसकी वजह से आईएमएफ टीम अभी अपना काम खत्म उनका हुआ नहीं था किसी, तो उससे पहले उनको वापस जाना पड़ा वॉशिंगटन डीसी। अब उनको करना है ये काम, कहीं ना कहीं से उनको रेवेन्यू दिखाना है आईएमएफ को कि हम लोग जो रेवेन्यू टारगेट आपके साथ एग्री किया उसको कैसे मीट करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने रिलीफ के जो प्रोमिसेस और कमिटमेंट दी हुई है खास तौर पे सैलरी क्लास को, वो भी मीट करनी है। करना तो है उनको ये काम, पर ऑन द अदर हैंड दे डू हैव अ होल न्यू प्रेशर। तो आई एम नॉट होपफुल, आई डोंट नो ये लोग कितना कर सकेंगे, बट आई थिंक कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे, कुछ सम स्पेस टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ, बट आई डोंट नो हाउ मच इट विल बी। ठीक। और एक मैक्रो, बल्कि सुप्रा मैक्रो क्वेश्चन, वो ये है कि हम बात करते रहे इसके ऊपर बहुत ज्यादा, आपको पता है बड़ा कंटेस्टेड इशू है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अब क्या लग रहा है आपको खुरम, अब तो फील्ड मार्शल साहब जो है वो पराजुमान हो गए हैं कुछ लोग कहते हैं जी ताहयात, वो लोग उसके ऊपर भी बहसें हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियोस में। लेकिन कुछ लगता तो है कि थिंग्स हैव काइंड ऑफ, और एटलीस्ट आर सेटलिंग डाउन। विल दिस हैव सम इम्पैक्ट ऑन जो हमारी माशी पॉलिसीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या दीगर जो एक पॉलिसी एनवायरनमेंट है, वो आपको लग रहा है कि स्टेबलाइज हुआ है? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ गई, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट।
अब आई थिंक काफी हद तक पीटीआई का भी बलून फुस हो चुका है। अभी तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की थी कि पावर सारा उनके हाथ में था, लेकिन पॉपुलैरिटी, हार्ट्स एंड माइंड्स जो थे वो इमरान खान के साथ थे। अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है काफी हद तक, एटलीस्ट। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, बट राइट। नेवरदलेस फॉर नाउ एक वेव आई भी है, and he's riding it, a wave of popularity, and I think people he also is ready कि अब इकोनॉमी को चलाया जाए ताकि लोग भी अपनी जिंदगी को आगे चला सकें और एक बुखार से निकल सकें जो जो उनके ऊपर चढ़ गया था अप्रैल 2022 के बाद। I think opening and all the chips are in place, they can do it. What they don't have are the resources with which to make it happen. तो political stability तो is fine. Now रिसोर्सेज से क्या they need मुराद the है? idea. लोग, काबिल लोग, टीम, या कोई और पॉलिसी फ्रेमवर्क, वेरिएबल्स, थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए ताकि I think एक काबिल लोग और टीम तो yes, a leadership that does have a grasp of the complexity of economic affairs and matters and policy reform, और वो सिंपलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागती, या वो इस तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि सबको खुश रखना अपनी प्रायोरिटी समझते हो। आप सबको खुश नहीं रख सकेंगे, कहीं ना कहीं से चीखें निकलेंगी जब आप इस मुल्क को चलाएंगे और इस मुल्क को सही रास्ते पे लेके आएंगे। कुछ हद तक आपको जो भी चला रहा होगा इस मुल्क को, उसको अपने आप को सुन करना होगा इस चीज के लिए कि यार अब ये लोग तो रोएंगे, ये तो चीखेंगे, इनको चीखने दो, हमने फिर भी अपनी मंजिल की तरफ चलना है। वो वाली फीलिंग अभी तक एब्सेंट है बिल्कुल। अभी लग ही रहा है कि सबको खुश करने की एक वो पॉलिटिक्स चल रही है। तो अगर रियल एस्टेट स्पेक्यूलेटर्स आके कह रहे हैं कि यार हमारा तो बिल्कुल बिजनेस बैठ गई है, हमारा तो यहाँ पे खाना खराब हो गया है, तो उनको भी थोड़ी रिलीफ दे दो। जो जो शोर मचा रहे हैं उनकी उनकी बात मान लो, उनको थोड़ी रिलीफ दे दो। तो इस तरह तो नहीं डायरेक्शन बनती फॉर द फ्यूचर। दैट इज वेयर देयर इज अ की फेलियर राइट नाउ। एंड आई थिंक एक अटेम्प्ट किया जा रहा है इस नेशनल टैरिफ पॉलिसी पे। देयर आर गुड पीपल एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन इट, ठीक है। जिन लोगों ने प्लान ड्राफ्ट किया है, दे आर द काइंड ऑफ पीपल जिनकी जरूरत है और उनको आप उनके साथ एंगेज करना चाहिए। लेकिन ट्रिक विल बी इन इम्प्लीमेंटेशन। जब ये इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो थोड़ा 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 करके एक एक चीज को वापस देना शुरू कर दें उसकी बात। क्योंकि पिछले 2 दफा जब यही चीज ट्राई की गई है, टैरिफ्स को कट करके इकोनॉमी को बूस्ट करें और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दें, ये 2001 में ट्राई किया गया था, 2013 में दोबारा ट्राई किया गया था, यही वाला स्टेप। दोनों दफा एक ही चीज हुई कि जब बाद में शोर मचा तो उन्होंने थोड़ा 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 करके नॉन टैरिफ मेजर्स के जरिए उनको वापस वही वाली प्रोटेक्शंस देनी शुरू कर दी सारे इंडस्ट्री वालों को। अगर वही वाली स्टोरी दोबारा रिपीट कर दी तो इट डजंट मैटर, फिर we'll all be sitting there having the same conversations 5 years from now all over again. So I think the vision element is very important at the moment, and the material resources, Raza. It takes some amount of fiscal stability. Political stability is one thing. Fiscal stability is required as well to absorb the shocks that are necessarily going to come. And then also some amount of stability on the reserves, because वहाँ भी कुछ तो short term में shocks आएंगे उनको absorb करने के लिए. Do they have enough of those or not? I don't know. I'm not sure. हाँ, But ये बड़ी अहम आपने otherwise, बात कही है। और मेरे ख्याल से जो ये सो कॉल्ड एक माशी काउंसिल वगैरह भी बनाते हैं, बनाई हुई है, वो हर बार ही उसमें लोग आ जाते हैं। खुरम अमीना, आई डोंट नो, मैं तो समझता हूँ कि उसको भी एक्टिवेट, या तो उससे कोई फायदा लें, कोई उससे बाकायदा पॉलिसी एडवाइस लें। फैसले 3-4 लोग ही करते हैं, बाकी वो विंडो ड्रेसिंग ही होती है। बहरहाल आई थिंक के जो आपने क्रिटिकल चीज है इस इन हालात में, टू हैव अ गुड सिविलियन लेड टीम, जिसके आप कह रहे हैं, और जो कि पेचीदगियों को समझे कि ये इतना आसान काम नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने आके तो $100 अरब फेंक देने हैं। ये वो मुराद सईद वाली बात मुझे याद आ जाती है कि $200 अरब आएंगे बाहर से, 100 अरब IMF को देंगे और 100 अरब आवाम पे लगाएंगे। तो इस तरह की सॉल्यूशन जो है वो नहीं चलते। और अनफॉर्चुनेटली आपको टैक्स भी करना पड़ेगा, आपको टफ फैसले भी करने पड़ेंगे, और जैसे खुरम हुसैन कह रहे हैं नाजरीन कि कुछ लोग रोएंगे, चीखेंगे, और उनके लिए यही
जवाब होना चाहिए कि रोएं, पीटें, चीखें। अब ये पाकिस्तान को ठीक करना है तो सख्त फैसले करने होंगे। खुरम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बजट के बाद भी कोशिश करेंगे आपसे एक पोस्ट मॉर्टम उसका किया जाए, एनालिसिस किया जाए। बहरहाल आज के लिए थैंक यू अगेन।